हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। मैं सचिन मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये वीडियो रिलेटेड है ज्योग्राफी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होता है। इसमें आप सिक्स से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। अब ये बात अलग इम्पोर्टेंट है कि 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। और एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका है, तो हम एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ उसमें कुछ फैक्ट्स को भी अपने बेस को क्लियर करते हुए पढ़ते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेकर के उपस्थित हों। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये 9th की एनसीईआरटी है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन नाम का चैप्टर है, जिसमें आप इंडिया के बारे में, इंडिया की साइज के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, इंडिया इज द वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया क्या है? मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ की हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो नाम की जो सभ्यताएं थी, वो विश्व की कई प्राचीनतम सभ्यताओं से भी ज्यादा प्राचीन है। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सुमेरिया की सभ्यता हो, चाहे वो बेबीलोनिया की सभ्यता हो, या मिस्र की सभ्यता हो, तो उनके समकालीन रही है और उसमें से भी काफी प्राचीन है और काफी आधुनिक है। तो ये समझिए कि इंडिया इज द मोस्ट सिविलाइज्ड सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, और जो कि मल्टी फेसिएटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades, बहुत ज्यादा हम डेवलप कर चुके हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं। अब इसी में हम इंडिया के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का भाई ये नाम कैसे पड़ा। तो आप जानते हैं कि इंडिया का एक नाम हिंदुस्तान है, एक नाम भारत है, या सामान्यतः हम इंडिया बोल देते हैं। तो कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान सब जो दिया था, ईरानियों ने दिया। ईरानी जब यहाँ इंडिया में आए, तो उन्होंने जो हमारे यहाँ सिंधु नदी है, उसे उन्होंने नाम दिया हिंदू नदी। और हिंदू के जो क्षेत्र था, जो एरिया था, उसको उन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान। तो सिंधु नदी से नाम बन गया हिंदू, हिंदू नदी। और साथ ही हिंदुस्तान जो एरिया था, दैट इज द हिंदुस्तान। इसी की तरह यूनानी इंडिया में आए, तो उन्होंने सिंधु नदी को नाम दिया इंडस, और इस एरिया को नाम दिया, भारत को नाम दे दिया इंडिया। आप सभी जानते हैं कि भारत का भारतवर्ष नाम यहाँ के महाप्रतापी राजा भरत के नाम पर, इसका एक नाम भारतवर्ष है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नामकरण हुआ है। हम सीधा सीधा बोलते हैं ना, इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन, इंडिया का ओशियन, हिंद महासागर, हिंदुस्तान का महासागर। तो इंडिया अपने में काफी इंपॉर्टेंट कंट्री और आज विश्व में बहुत एक महत्वपूर्ण जगह स्थापित है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री लाइक इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की जो पोजीशन है, अगर हम इसको ग्लोब पे देखें, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड। अब आप सभी जानते हैं कि सिचुएशन कैसे पड़ी, तो सीधी सी बात है, दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है। आप जानते हैं कि इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाल में या अर्ध गोलार्ध में डिवाइड करता है। अब ये जो इक्वल हॉल्स है, इसका ऊपर नॉर्थ का हिस्सा कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया कहाँ पे सामने दिख रहा है ना, कि इंडिया की पोजीशन यही है। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में।
अब नदर्न हेमिस्फीयर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर, में लैंड दिख रहे हैं ज्यादातर। लैंड मास क्या है, इस हेमिस्फीयर में ज्यादा है। जबकि अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध की, तो इसमें जल का मास ज्यादा है। तो वाटर बॉडीज क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, जबकि लैंड मास जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, तो ये इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में सिचुएटेड। आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड इसके नीचे, या इक्वेटर क्या है इंडिया के नीचे। अब इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो इंडिया की पोजीशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि दिस इज द, ये इंडिया की पोजीशन है, दिख रहा है आपको 8 डिग्री 4 मिनट ये वाला हिस्सा हो गया, और साथ ही साथ 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये दक्षिण से उत्तर का जो इसका विस्तार है, लैटिट्यूडनल विस्तार है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि अगर हम इसका देशांतरीय विस्तार देखें या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, दिख रहा है आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। तो अगर इंडिया की पोजीशन देखी जाए, जैसे हमने कहा ना कि इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में है, तो इंडिया की पोजीशन है पूर्वी गोलार्ध की तरफ। भाई हम इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो इंडिया कहाँ पे, पूर्वी हिस्से में है। अब पूर्वी हिस्से में तो आपको अगर ये एरिया देखना हो तो आप देखेंगे कि एशिया, जो एशिया नाम का महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसके दक्षिणी भाग में इंडिया की अवस्थिति है। इंडिया एशिया के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। इंडिया की जो आकृति है ये आपको चतुष्कोणीय टेट्रागोनल दिख रही होगी। अब इसके देखिए 4 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं। एक कोना ये हो गया, इसका एक पार्ट ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, और एक कोना ये हो गया। मतलब टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय जो 4 कोने हैं। अब 4 कोने के साथ आप ये जान लीजिए कि इंडिया के बारे में और बातें अगर हम देखें तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या सीधा सा हम नाम दे दें तो कर्क रेखा, इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये दिख रहा है ना कर्क रेखा, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आधा भाग ऊपर की तरफ और आधा भाग नीचे। अब इसी को जो ये 2 भाग डिवाइड हो रहे हैं, आप सभी को पता है कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसी जगह 23 डिग्री 30 मिनट ये साउथ लैटिट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में तो इक्वेटर है ही है। तो जो सन का मूवमेंट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है। तो इंडिया की अगर हम पोजीशन देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला पार्ट, ये रीजन, इस रीजन में जो मानसून होगा, जो क्लाइमेट होगा, बोलेंगे वो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन है। और जबकि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का भाग जो नदर्न हिस्से में, नॉर्थ के हिस्से में है, वो भाग उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ये इंडिया को 2 तरह के क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करती है। तो इंडिया की अवस्थिति क्या है, तो ये उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन में भी है, और साथ ही साथ ये उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल जोन में भी आता है। क्लियर?
अब क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ अगर आप कंपटीशन में देखें तो कंपटीशन में एक तो हो गया कि भाई इंडिया की अवस्थिति क्या होगी, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक, और साथ ही साथ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये तो हो गए, अगर आपसे पूछे कि कोई दक्षिणतम बिंदु क्या है या सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, उत्तरतम बिंदु, नदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट या ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप उसके आंसर जान लीजिए कि इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब ये वाला हिस्सा कहलाता है जो सबसे नॉर्थ में है, दैट इज द इंदिरा कॉल, दैट रीजन इज द इंदिरा कॉल है। और साथ ही साथ अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट पर जाएं तो यहाँ इस हिस्से में कार निकोबार आइलैंड के नीचे 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है ना, ये उसके नीचे जो इसका सबसे निचला हिस्सा है मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज द इंदिरा पॉइंट। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट और नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इसी तरह से अगर हम देखें, कोई आपसे पूछ भाई पश्चिमतम बिंदु क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, गुजरात का एरिया है। तो गुजरात के गौर मोथा या गुहर मोती, बुक्स में ऐसे ऐसे नाम लिखिए, तो गौर मोती नाम का जो क्षेत्र है वो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित कीबीथू ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो दीज आर द 4 पॉइंट जो कि वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज द इंदिरा पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज द इंदिरा कॉल, whereas the westernmost point that is the Guarmuthi and easternmost point is the Kibiku। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब इंडिया का अगर एक्सटेंसिव विस्तार देखें तो जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार है, अब उसमें देख रहा है ना आपको कि 2933 किलोमीटर, ये 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी कितनी, सॉरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर। तो इसका कारण बस बेटा यही है कि अगर हम बात करें, देखिए दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालें तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस इसमें आएगा और 30 डिग्री का डिफरेंस इसमें भी आ रहा है। अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा, देशांतरीय विस्तार में भी 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा, लेकिन दूरी में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। यहाँ 30 डिग्री तो 3214 किलोमीटर, जबकि यहाँ 2933 किलोमीटर। तो इसका कारण ये है कि अगर हम बात करें लैटिट्यूड, अभी देखिए लैटिट्यूड दिख रहा है, ये जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल है, दीज आर द लैटिट्यूडल लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, लैटिट्यूडल। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ते हैं लैटिट्यूडल लाइन छोटी होती जाती है। आप सभी जानते हैं कि इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, और इसके ऊपर जितनी भी लाइंस आप देखेंगे वो धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। क्लियर? तो इसीलिए विस्तार क्या होता है, कम होता है। अब आगे बात करें तो इंडिया का जो मानक समय रेखा है, इंडिया का मीन टाइम है, दैट इज द 82 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री 30 मिनट। अब ये जो रेखा है ये इंडिया का मानक समय निर्धारित करती है, और इसको लगभग ले लिया गया इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्से का बराबर, एक दूसरे के बराबर है। अब आप जानते हैं कि ये इंडिया का मानक समय रेखा है, ये इंडिया के समय को निर्धारित करती है। कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है लंदन के ग्रीनविच, ये हिस्सा लंदन का हो गया। तो यहां से क्या लिया गया है, लंदन के ग्रीनविच के मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी से हमारे इंडिया का समय 5.5 घंटे ज्यादा है। 5.5 घंटे का अंतर आपको मिलेगा अगर आप जीएमटी से कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा पे बताइए कि कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन आता है भाई इसका, तो कर्क रेखा पर अवस्थित राज्यों को अगर आपको देखना है तो ये जान लीजिए कि पहले उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या आपको 8 मिलेगी। तो 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। जैसे अगर उन्हें आप देखना चाहें तो
ये दिखाई दे रहा है ना, गुजरात, तो गुजरात राज्य है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। अभी क्वेश्चन अराइज आपसे हो सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बताइए ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर हैं, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि वो 8 राज्य हैं। कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? और इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ ये बताइए कि वो कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन से राज्य हैं जो कि कहां पे अवस्थित है? जीएमटी या 82.83°। तो वो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आप जान लीजिए। अब वो राज्य अगर आपको देखना है तो सीधी सी बात है, वो राज्य है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के नीचे ये यहाँ है, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये दिख रहा है ना 82.5°। 82.5° से आप धीरे धीरे जैसे मूव करेंगे तो ये 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी 5 राज्य, मध्य उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो कि 82° एंड 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर देखा जाए तो द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो लैंड मास, जो एरिया है, लगभग 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.4%, 2.4% है। सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड मास है, इंडिया का लैंड मास उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। और अगर हम पिछली जनगणना के अनुसार निकालें तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो तो 2.4% है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इंडिया की जनसंख्या पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या की 17.5% है। लैंड मास हमारे पास कम है लेकिन हमारी पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है, जिससे हमारे संसाधनों पर बोझ पड़ता है। आगे अगर बात करें बेटा तो इंडिया के साथ भाई देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बाउंड्रीज बनाते हैं। अब बाउंड्रीज कौन कौन बना रहा है तो आपको दिखाई देता है ये ऐसी कौन कौन सी कंट्री जो इंडिया के साथ बाउंड्रीज बना रही है। तो वो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ये आपका चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये 7 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री बना रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये लैंड बाउंड्री तो बना रहे हैं लेकिन ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री सबसे बड़ी है? तो आप जान लीजिए कि वो देश है बांग्लादेश। ये दिख रहा है ना बांग्लादेश का रीजन। तो बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। और यहां से ये भी क्वेश्चन, भाई सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? तो दूसरा रीजन है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इंडिया सबसे छोटा लैंड बाउंड्री बनाता है। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये 7 राज्य हैं, 7 देश हैं जिनके साथ इंडिया क्या कर रहा है? लैंड बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। अभी इसी के साथ बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या और भी देश है नेबरिंग कंट्रीज में? तो 2 देश आपको और मिलते हैं, वो है आपकी श्रीलंका और इधर एक छोटा सा देश है जिसको हम बोलते हैं मालदीव। तो मालदीव और श्रीलंका ये दोनों देश भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। क्लियर हुआ? कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है भाई कि हाँ ये बाउंड्री तो बना रहे हैं, कितना कितना बाउंड्री बना रहे हैं?
तो इंडिया की जो बाउंड्री बना रहे हैं तो ये देखिए 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप दैट इज द 7,516.6। तो लगभग अगर ये एवरेज दिया जाए तो लगभग 22,000 किलोमीटर इंडिया की क्या है? बाउंड्री है। इसमें 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, जबकि 7,516.6 किलोमीटर क्या बना रहा है? ये आपकी तटीय रेखा है या कोस्ट बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री है। क्लियर? क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई वो कौन सा राज्य जो सबसे बड़ा कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार, सिंपल सा है। आगे अगर बात करें तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग कोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, north and northeast. South is about 22 degrees. North latitude it begins to deeper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into the two seas, Arabian Sea and West on the west and the Bay of Bengal on the east. तो सीधी सी बात है भाई कि इंडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आप सभी को पता है कि अगर हम इस रीजन में देखें तो यहाँ आपको माउंटेन दिखाई, ये पूरा रीजन माउंटेन। यहाँ रीजन में आपको मैदानी या प्लेन मिलेगा, तो ये रीजन प्लेन का हो जाता है। इस रीजन में आपको मरुस्थल या डेजर्ट मिलते हैं। ये रीजन जो है इसको बोलते हैं प्लेट्यू रीजन या दक्कन का पठार। और साथ ही साथ ये आपके दो घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और साथ ही साथ दिस रीजन इज नोन एज द, इसे आप कहते हैं आइलैंड एरिया। एक लक्षद्वीप हो जाता है और एक हो जाता है आपका अंडमान निकोबार। अब आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से तो समझिएगा। ये जो आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये दिस इज द मिनिकॉय आइलैंड, इसको बोलते हैं मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप का सबसे निचला आइलैंड मिनिकॉय आइलैंड, और इसी के नीचे के रीजन में आपको दिखेगा मालदीव। और ये जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल ये डिवाइड करता है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड को, किससे अलग कर रहा है? मालदीव से। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है, ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चले। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर बेटा बात की जाए तो ये आपको दिख रहा है ना अंडमान एंड निकोबार का एरिया, और यहाँ पे ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल जो है ये डिवाइड करता है आपको अंडमान निकोबार आइलैंड को इंडोनेशिया से। अगर आप देखें मैप, अगर आप देखते हैं तो ये आपका इंडिया है, इंडिया, और इंडिया के ये आइलैंड्स, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं हो रहा है, सॉरी ये रीजन, और यहाँ पे आपको ग्रेट चैनल दिखाई दे रहा है, और ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से काफी बातें हो गई। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो और बेहतर लगा हो तो आप इसको प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे आगे हम और वीडियो लेके आएंगे और बेहतर बनाएंगे, जिससे आपको और भी जानकारी हो और भविष्य में आप कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े रहें और सफल हो। ठीक है, थैंक यू।